देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैक्सवेल ने ये बताया था कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है। याद है नहीं याद है? लास्ट क्लास में जिसको नहीं याद है, जिसने नहीं देखा है, उसको आज की क्लास का समझ में आएगा, लेकिन उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज रटी हुई लगेगी। इसलिए लास्ट क्लास का देख लेना वीडियो, जिसने नहीं देखी नोट्स कंप्लीट कर लेना। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है। मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो दो कारणों से आती है। पहली बात तो आपको पता है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी, क्या होगी? वेरिएबल। वहां पर क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी, वहां पर क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। इन्हीं दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैक्सवेल ने बताया, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उन्होंने पहले बोला भैया कि फैराडे ने क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल रहेगी तो उससे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और से वेरिएबल से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये थोड़ा लिंक थोड़ा लंबा पड़ जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगी तो उस बॉडी का फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से उसके अंदर क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस। और जहां पोटेंशियल डिफरेंस आता है दो पर, तो वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। क्या आती है? तो यहां से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही थी? मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी। और यहाँ पर इन्होंने बाय सिमेट्री, ठीक है भैया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद होगा, कैपेसिटर को लेकर के। ठीक है, यहां से करंट गया था, कौन सा करंट था? कंडक्शन करंट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन यहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं था, यहाँ पर केवल क्या थी? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड थी। लेकिन यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, उसको वेरीफाई किया था मैंने इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल करके। ठीक है, और इस बीडीएल की वैल्यू यहाँ की बीडीएल की वैल्यू से क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। इसका मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, लेकिन यहाँ पर है क्या? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तभी तक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, तभी तक इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती थी। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती थी, इसकी वैल्यू क्या आती थी? जीरो आती थी। तो बाय सिमेट्रिक मैक्सवेल ने ये कहा कि भैया टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है भैया? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है, तो डी ई अपॉन में डी टी किसके बराबर है? मैग्नेटिक फील्ड के, ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर इसी के हिसाब से इन्होंने बताया भैया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसके अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है? वाई के अलॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जेड के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी, उसकी वजह से ये आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। समझ गए भैया? तो यही लिखा हुआ है, सच अ वेव इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द इंडीड एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इक्वेशन है आपको 11th क्लास में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मैंने कराया था, जिसको जो 11th पढ़ रहा था मेरे साथ। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था। इसको हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू में माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा, माइनस ओमेगा टी भी लिखते थे। क्या लिखते थे? माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, अगर इस ये प्लेन और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है। क्या होती है? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है। तो मतलब ये वाली इक्वेशन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अप्लाई होती है। अच्छा, एक बात बता दूं मैं, ये वाली इक्वेशन जो होती है इसमें एक्स आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस है, उसका खैर कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब होता है ये वेव कहाँ चल रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। कहाँ जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है भैया, और अगर आपकी इक्वेशन ये हो कि ए माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पर माइनस लगाओ और यहां पर भी माइनस लगाओ, तो इसका मतलब वेव कहां जा रही है? नेगेटिव एक्स की तरफ। कहां जा रही है? ठीक है, उसे चीज को ध्यान रखना। और यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर जो के होता है उसे कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? ओमेगा जो होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अगर मैं के की वैल्यू को लिखूं तो के होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा, 2 पाई अपॉन में लैम्डा। इसे प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपोगेशन कांस्टेंट वहां लिखा होगा मैंने आसपास कहीं, नहीं लिखा होगा तो यहां से देख लेना रिकॉर्डिंग। प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। और ओमेगा जो होता है वो 2 पाई अपॉन में टी या 2 पाई एफ के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर अगर आपका एक्स पॉजिटिव है, मतलब यहां पर आपका पॉजिटिव और सॉरी यहां पर नेगेटिव है, और यहां पर आपका एक्स क्या है? पॉजिटिव है, तो वेव कहा जा रही है? पॉजिटिव एक्स की तरफ। और यहां पर आपका ये नेगेटिव है और
एक्स भी क्या है, नेगेटिव है, तो वेव कहां जा रही है, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में। अच्छा यहाँ पर आई कैप लगा रखा है, क्या लगा रखा है, और फिर जे कैप क्या लगा रखा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है किसके अलावा है, जे के अलावा, यानी वाई के अलावा। यहाँ पर अगर मैं के लगा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन कहां जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। कि ये ध्यान रखना 2 पाई अपॉन में लैम्डा होता है, ओमेगा 2 पाई अपॉन में टी होता है, ये रहा, ठीक है। ए नॉट क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल सेम ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी जेड के क्या, बी जेड, और बी जेड की वैल्यू क्या होगी, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छा देख रहे हो कि यहाँ पर जो वहां पर लगा हुआ था फेस, वही फेस यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फेस क्या होता है, सेम होता है। एक गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का फेस और मैग्नेटिक फील्ड का फेस क्या होता है, सेम होता है, इसको फेस कहते हैं पूरी। यहाँ पर ये क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के ये बता रहा है कि भैया ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अलावा ऑसिलेट कर रही है, जेड के अलावा। बी नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और ओमेगा क्या है, 2 पाई अपॉन में टी या 2 पाई एफ है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नहीं है, ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है, इसको सही कर देना, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन देखिए, कुछ बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक रिलेशन और बता दूं आपको, आपको याद है मैंने एक वेलोसिटी सिलेक्टर कराया था, वेलोसिटी सिलेक्टर, ये भी ध्यान दिलाया था मैं आपको। ये एक प्लेट ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, इनवर्ड होती थी, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता था, जैसे ही अंदर पहुंचता था इसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहे थे। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे कहां लग रहा था, नीचे। मैग्नेटिक फोर्स, अगर ये दोनों फोर्स बराबर होते चार्ज पार्टिकल यहां पे आ जाता था, याद है, ये वाला फोर्स ज्यादा तो ये वाला कम होता तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाता था, ये फोर्स ज्यादा होता था ये वाला कम होता था तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आता था। मैं इस वाली सिचुएशन के लिए कैलकुलेशन करता था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता था, बी क्यू वी। क्यू से क्यू क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला रिलेशन आपको याद होगा तो यहां से निकाला था। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, लाइट होती है, या कोई भी होती वेव होती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, लाइट के बराबर होती है। तो ये क्या होगा, ई अपॉन में बी के बराबर हो जाएगा। v की वैल्यू किसके बराबर होगी, c के बराबर, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट होती है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 मेगा हर्ट्ज, बोला तो 10 की पावर 6, ठीक है। ट्रैवलिंग फ्री स्पेस किसके लॉन्ग जा रही है, एक्स के लॉन्ग, किसके लॉन्ग जा रही है, एक्स के लॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया, वाई के लॉन्ग है। व्हाट इज द बी एट द पॉइंट, तो भैया आपको पता है बी क्या होता है, ई अपॉन, अच्छा सी क्या होता है, ई अपॉन में बी, तो बी क्या होगा, ई अपॉन में सी। ई की वैल्यू आपको पता है 6.3, और बी सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 पावर 8। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, खत्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आपको दे रखी है, इसे फेज कहते हैं, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, आपको वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी है। तो आपको पता है ये क्या है, ये होता है के एक्स, क्या होता है, एक्स एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया। के क्या होता है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा, जिसकी वैल्यू क्या रखी है, 0.5 इंटू 10 पावर 3, है ना। तो लैम्डा क्या होगा, 2 पाई अपॉन में 0.5 इंटू 10 पावर 3, ये हो गया आपका लैम्डा आ गया। क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको पता है ये क्या होता है, ओमेगा टी, क्या होता है, ओमेगा टी। टी से टी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या गई, 1.5 इंटू 10 पावर 11, तो 2 पाई एफ होता है ओमेगा, आपको पता है 1.5 इंटू 10 पावर 11, तो आप यहां से आ जाएगा आपका, कर लोगे। अच्छा उसके बाद कह रहे राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या होगी, अच्छा इसका फेज, मैग्नेटिक फील्ड का फेज
और इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज दोनों क्या होता है, सेम होता है, मैंने बता दिया था। मतलब फेज सेम होने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी होगी, चाहे किसी के अलाउंड में ऑसिलेट कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो उसी टाइम पे आपको मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो में तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो ही मिलेगी। इसलिए दोनों का फेज क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। तो ये जो एंगल ये वाला देख रखा है ना फेज, वो आपको उसी के साथ लिख देना है, चाहे वो ये मैग्नेटिक, यहाँ तो ये किसका फेज है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ऐसे ही आपका बिल्कुल सेम फेज किसका रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की इक्वेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स में एक्चुअली में बी नॉट नहीं है, ध्यान रखना बी है केवल, ठीक है। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन, और फेस क्या रहेगा, सेम रहेगा एज इट इज, 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t टेस्ला। उससे टेस्ला नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन पर कूलम। अच्छा ई नॉट कैसे निकलेगा, तो भैया एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, ये देता है बी नॉट, क्या देता है, बी नॉट दिया हुआ है। आपको ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट क्या होगा, बी नॉट इंटू में सी। अब क्योंकि अभी पीछे बताया था ना, सी इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन में बी, तो ई नॉट क्या होगा, बी नॉट सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा, ई नॉट साइन, सेम फेज रहेगा जो उसका फेज है। ई नॉट की वैल्यू बी नॉट इंटू में सी साइन, अब बी नॉट आपको पता ही है कितना रखा है भैया, ये दे रखा है। सी की वैल्यू आप सबको पता है, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए ये वाली बहुत प्यारा क्वेश्चन है वाला भी, ठीक है। कह रहा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कितनी है भैया, ई इक्वल्स टू में वाई कलम ऑसिलेट कर रही है 270 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ओमेगा एक्स अपॉन में सी, ये हो गया। ठीक है, किसके लॉन्ग मूव कर रही है, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ इतना, ये स्पीड दे रखा है। आपको इसको सी नहीं लिखना, बी ही लिखना है, क्योंकि लाइट के बराबर नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स आप सबको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो चार्ज तो मैक्सिमम हो नहीं सकता, चार्ज की वैल्यू तो वही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो सकती है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया, तो आपको बता दूं 270 है, क्या है यहाँ पे 270। चार्ज की वैल्यू क्या है भैया, कौन है, इलेक्ट्रॉन है क्या भैया, कौन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है बी क्यू वी। तो यहाँ पे आप ना तो वेलोसिटी बढ़ा सकते हो, कांस्टेंट है, ना चार्ज बढ़ा सकते हो, क्या बढ़ा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ई नॉट अपॉन में सी। सी नहीं होगा, वी होगा, क्योंकि आपको तो इसकी स्पीड दे रखी है और लाइट के बराबर नहीं है इसमें, इंटू में क्यू इंटू में वी। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी भैया 270, वेलोसिटी कितनी रखी है, ये रखी है आपको, चार्ज इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, और वेलोसिटी आपको देखिए बी से भी वैसे भी कैंसिल कर दो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी किसके बराबर आ रहा है, दोनों फोर्स बराबर ही होंगे। हाँ? अच्छा बी मीन सेम ही तो आना चाहिए। अच्छा हाँ सॉरी, बी नॉट में जो आएगा ना, लेकिन अच्छा ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज पार्टिकल की स्पीड है, ठीक है भैया गलती होगी मेरे से भी, ये किसकी स्पीड दे रखी है, उस इलेक्ट्रॉन की जो चल रहा है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होगी। तो भैया चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 270, और चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻90। अच्छा मैग्नेटिक फोर्स चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो क्या करोगे, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चार्ज इनटू में उसकी वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है जिससे, ठीक है। तो बी नॉट यहाँ पर क्या होगा, ई नॉट अपॉन में सॉरी, हाँ ई नॉट अपॉन में सी, बी नॉट की वैल्यू होगी क्यू इंटू में वी। सबकी वैल्यू तो आपको पता ही है, आप डाल दो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए भैया प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे निकलती हैं, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल से। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज पार्टिकल चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा केवल। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वहां पे आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। लिखा द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन,
और जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, तीन की तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज। फेज बता रहा भैया सेम ही होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड आपको इससे निकलती है, सी इक्वल्स में 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में, इसके बराबर आती है। अब इसको प्रूफ पहले कराया जाता था, प्रूफ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत आसान तरीका है। आपको पता है म्यू नॉट कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है 1/म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहां से कैलकुलेशन करके डिवाइड डिवाइड करके वो ले आया गया, ठीक है। तो इसलिए ये अब है तो नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइट की स्पीड किससे दी जाती है 1 में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या आती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आती है। फिर कह रहे हैं एम्पलीट्यूड रेशियो जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर रहेगा, लाइट की स्पीड के, और लाइट की स्पीड इसके भी बराबर होती है। ध्यान रखना, इसकी आइडेंटिटी को यूज करूंगा मैं, ठीक है। कह रहा भैया, कह रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनके पास एनर्जी होती है, ठीक है भैया। और कह रहा भैया जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के सम के बराबर आती है। और एक बात और बोल रखा है भैया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होगी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी, दोनों आपस में क्या होंगी, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रो फील्ड कंपोनेंट के पास जितनी एनर्जी डेंसिटी होगी उतनी ही क्या होगी, मैग्नेटिक वाले कंपोनेंट के पास भी क्या होगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी। दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है एक्जेक्टली, ठीक है भैया। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनके पास मोमेंटम होता है। क्या होता है, जिस बॉडी के पास भी मोमेंटम होता है वो दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। क्या लगाती है, अब इसका देखिए लाइट के पास भी मोमेंटम होता है, ऐसे बोले मतलब है। इसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं एलॉन मस्क, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, ठीक है भैया। इसमें क्या होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट, अभी हमारे पास इतने ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं है अभी, ऐसा कोई स्पेसशिप नहीं है जो लाइट की स्पीड से चल सके, उससे उसके आसपास भी कहीं नहीं भटकता, आसपास 1% भी स्पीड नहीं अचीव कर पाते हो, ठीक है। तो लेकिन ये जो सैटेलाइट है ना बहुत छोटा होगा, बहुत हल्का होगा, ठीक है। इसके ऊपर लेजर बीम ऐसे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, लेजर बीम धरती से लेजर बीम को ऐसे स्ट्राइक किया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और इसकी ये धीरे धीरे क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें काफी ज्यादा 30 से 40% लाइट की स्पीड से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। और इसका काम क्या है, अल्फा सेंट्री सेंट्री जो स्टार सिस्टम है ना उसके पास जाना है, और इसको जाने में करीबन नहीं तो 28 साल लग जाएंगे यहाँ से, जब लाइट के 28% स्पीड से चले गए, समझ गया। तो इसका मतलब कि लाइट यहाँ पे टकरा रही है और इसको, अच्छा एक्सेलरेशन कौन कराता है, किसके लगाने पर एक्सेलरेशन होता है, फोर्स के लगाने। इसका मतलब ये लाइट टकरा रही थी तो इसके ऊपर क्या लगा रही होगी, फोर्स, और उस फोर्स की वजह से क्या लग रहा होगा, इसका मतलब, अच्छा फोर्स कौन लगाता है, जिसके पास मोमेंटम होता है। तो इसका मतलब लाइट के पास भी क्या होता है, मोमेंटम होता है। अच्छा, लाइट की एनर्जी क्या होती है, इक्वल्स टू mc², ठीक है भैया। ई एनर्जी, आप देखो इसको क्या लिखता हूं मैं, ई mc² को mc इंटू में c लिख देता हूं। ई एम क्या है, मास, और सी क्या है, वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम। तो जो लाइट का मोमेंटम होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन में उसकी स्पीड के रेशियो के बराबर आता है मोमेंटम, ठीक है। एनर्जी अपॉन में उसकी स्पीड। आगे बढ़ते भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके चार ओर चाहिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लो, चाहिए आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लो, ये किसी के साथ किसी प्रकार का कोई इंट्रैक्शन नहीं करेगी, ठीक है। तो ये न्यूट्रल वेव कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूट्रल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। मतलब समझे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद है कि एक वेक्टर रहेगा, दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर के रिजल्ट जो होगा दोनों वेक्टर के सम के बराबर रहेगा, तीन वेक्टर रहेगा तो तीन वेक्टर का सम के बराबर रहेगा। ऐसी अगर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वहां पर जो कुल वेव रहेगी वो सबके सम के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर रहेगी, ठीक है भैया। तो वही लिखा हुआ है कि ये क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, सुपरपोजिशन, और साथ साथ में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये सब आप नहीं पढ़ने वाले, पोलराइजेशन नहीं पढ़ोगे, ठीक है। इंटरफेरेंस पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, और रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, ठीक है। अब पोलराइजेशन नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहे भैया जितनी भी चीजों को हम देखते हैं, जितनी भी चीजों को हम देखते हैं वो केवल इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। हम मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से किसी भी चीज को नहीं देख पाते। हमारे रेटिना पे कौन ज्यादा सेंसिबल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमें सेंस देता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ही दे पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है, वैसे आपको मैंने करा रखा है पहले भी कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है। याद है आपको मैग्नेटिक एनर्जी? वर्क डन अगेंस्ट दी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट में जो वर्क किया जाएगा वही क्या होगा? मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर होगा। एल क्या? लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैंने बताऊं मैं किसी इंस्टेंट पे अगर वर्क कर रहा हूं तो इंस्टेंट का वर्क आपको याद है डी डब्ल्यू होता है, और वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू में चार्ज के, क्योंकि उस इंस्टेंट पर चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? डी क्यू हुआ। ठीक है, तो अच्छा ई क्या होता है? डी फाइव अपॉन में डी टी होता है। अच्छा फाइव की वैल्यू क्या होती है? एल आई। क्या होती है? एल आई। तो हम इसको एल क्या है? सेल्फ इंडक्शन। और आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। आई क्या है? ये इंस्टेंटेनियस, तो ये कैसा होगा? वेरिएबल होगा। क्या होगा? तो हमने वही किया, यहां पर फाइव की यहाँ पे क्या लिख दिया? एल आई। क्या लिख दिया? और इस dt को जो यहां पर था उसको कहां ले गया? dq के नीचे। तो अगले स्टेप में आप देखोगे आपका ये मामला ये हो जाएगा। अच्छा वो पूरा उतार दिया वैसे इस dt को इसके नीचे ले गया तो क्या हुआ? dq अपॉन में dt। ये l आ गया और ये di ऐसे लिख दिया। dq अपॉन में dt क्या होता है? i होता है। टोटल वर्डन क्या होगा? टोटल वर्डन के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। dw का क्या होगा? w। l बाहर आ गया। i di का इंटीग्रेशन क्या होता है? i की पावर क्या है? 1 है, तो पावर क्या होगी? 2 डिवाइड बाय 2। तो ये वर्क डन हुआ किसके अगेंस्ट में? इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट में। और यही वर्क किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक एनर्जी के। अच्छा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी मैंने आपको निकलवाई थी, फिर दोबारा से निकाल दे रहे हैं। क्या होता है भैया? मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड। क्या होगा? क्योंकि एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम क्या होगा? ए एल। क्या होगा? ए एल। अच्छा देखो एल क्या है? सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन अगर आपको याद होगा तो सेल्फ इंडक्शन सोलिनॉइड का ये निकाला था। जिसको नहीं याद है तो भैया इस तरीके से निकालते, ध्यान दीजिए। फ्लक्स क्या होता है? एल आई। तो एल क्या होगा? फाइव अपॉन में आई। क्या होगा? फाइव क्या होगा? बना, याद है? अपॉन में आई। बना क्या होगा? बी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या होता है? म्यू नॉट एन एल, स्मॉल एन आता है, स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन अपॉन में एल लिखी है। और ये है आई, और ये है एन, और ये है ए अपॉन में क्या हुआ? आई। आई से आई क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो म्यू नॉट एन और एन, एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ये क्या हुआ? सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड। तो हमने क्या किया? एल की जगह पर सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड लिख दिया, आई स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ए इंटू में एल ऐसे लिख दिया। ए से ए क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ठीक है, एल और एल से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि बेस दोनों का सेम ही है, सेम जगह पर है। तो आई स्क्वायर हो गया, सॉरी एल और एल, एल स्क्वायर हो गया और आई स्क्वायर हो गया, है ना। अच्छा फिर मैंने क्या किया भैया? म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट से डिवाइड किया। अब क्यों किया ये भी पता लग जाएगा। जब मैंने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? ये म्यू स्क्वायर, डिवाइड करो तो म्यू यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा इन सबका होल स्क्वायर हो गया, देखो सारी टर्म स्क्वायर में, तो होल स्क्वायर लिख दिया। ये क्या होता है? म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में एल को स्मॉल एन लिख दिया। क्या लिख दिया? तो म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या हो गया? तो ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी सोलिनॉइड के अंदर। मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी होती है। सोलिनॉइड का वॉल्यूम पता होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके उसके अंदर कुल एनर्जी निकल आएगी। ये मैंने करा रखा पहले, याद है? दोबारा मैं करा रहा हूं क्योंकि इसमें अभी इस्तेमाल होगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन भी अभी करा दिया मैंने ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करता हूं तो क्या हो भैया? वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में जो भी वर्क डन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखिए एक बैटरी को एक कैपेसिटर से जोड़ दिया, ठीक है, और बैटरी ने क्या किया? यहां से चार्ज खींचने चालू कर दिया। किसी भी इंस्टेंट में कितना चार्ज खींचा इसने? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना चार्ज खींचा? तो वर्क कितना क्या होगा? डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल इनटू में ट्रांसफर चार्ज। ठीक है, अच्छा डीडब्ल्यू क्या हो जाएगा? वी क्या होता है? चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस इनटू में डीक्यू। टोटल वर्क डन क्या होगा? डब्ल्यू इधर निकाल दो, कैपेसिटेंस जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है बाहर निकाल दो, क्यू डी क्यू। तो क्या होगा? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। इसको लिखोगे क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 सी। क्यू की वैल्यू क्या होती है? सीवी। तो यहाँ पर क्यू की यहाँ पे आप सीवी रख दोगे तो क्या होगा?
W इक्वल्स टू में सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2c, सी से सी कैंसिल हो गया, क्या आ गया हाफ सी बी स्क्वायर, ये क्या की वर्क हुआ, और यही वर्क किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के, किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी नीचे आ गई हाफ सी बी स्क्वायर, ये है मेन फॉर्मूला, ठीक है भैया। अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या थी हाफ सी बी स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या था ए इंटू में डी, ए क्या है एरिया ऑफ प्लेट, डी क्या है दोनों प्लेट के बीच की दूरी, अच्छा सी क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या था ए एप्सिलॉन अपॉन में डी, याद है ना। अब इसको ड्राइव तो कराऊंगा नहीं क्योंकि ये लंबा है, ठीक है टाइम निकल जाएगा, तो सी की यहाँ पे ए एप्सिलॉन अपॉन में डी, पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सेपरेशन होता है, मैंने बताया था ना आपको, ए और बी दो पॉइंट है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ए है और उनके बीच में दूरी कितनी है डी है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो वी कैसे आएगा ई इंटू में डी करके, तो हमने ई इंटू में डी कर दिया था, एरिया के यहाँ पे लिख दिया, काटा पीटी करोगे तो क्या होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था जिसके लिए मैंने पूरा प्रपंच रचा, देखिए क्या है, शो दैट द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, आपको ये शो करना है कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर किसके बराबर होती है, तो भैया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी, अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पे आ जा, छोड़ो वो ज्यादा आसान है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही थी। चलो एक काम करते हैं, यू ई की वैल्यू ऐसी लिख दी हाफ, एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दिया, इसको क्या लिख दिया बी अपॉन में सी का होल स्क्वायर, ये तो बी अपॉन में सी होता है ना, तो इसको लिख दिया यू इक्वल्स टू में हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, और सी क्या होता है सी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आपको याद होगा मैंने बताया था, अभी सी की वैल्यू क्या होती है 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी की वैल्यू ना स्क्वायर की वैल्यू कुछ और रहेगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, और ये क्या होगा नीचे 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट कटिएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, क्या है ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ ठीक है, ये चीज जो होगी ये उल्टी को गलत तो नहीं कहा है, उल्टा लिख दिया यार, पहले बता नहीं रहे, ये देखो ये यहाँ से गलत लिख दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ना, ई जो होता है बी नॉट बी इंटू में सी स्क्वायर, बी नॉट बी इंटू में सी के बराबर होता है, यू इक्वल्स टू में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का बी इंटू में सी, ये होता है, मैंने डिवाइड में लिख दिया आपने बोला नहीं, मतलब आपका ध्यान नहीं पढ़ाएंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू होती है 1 बाय में रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, लेकिन स्क्वायर है तो इसलिए क्या होगा 1 बाय में म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो क्या बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ये क्या होता है भैया, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी थी और ये क्या हो गया मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों बराबर होती है, प्रूफ हो गया। देखिए भैया आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए भैया अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो ये बहुत वाइड होता है, बहुत ज्यादा वाइड होता है, इसमें काफी सारी टाइप की आपकी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है, सबसे अलग अलग आपका मतलब इफेक्ट होता है और अलग अलग पर्पस में यूज होती है, ठीक है, कुछ ज्यादा एनर्जेटिक 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 कुछ ज्यादा एनर्जेटिक होती है, कुछ कम एनर्जेटिक होती है, ठीक है। अच्छा अब इनका जो इस्तेमाल होता है, सॉरी इनको जो अरेंज किया गया है वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में अरेंज किया गया, जैसे मैं बता रहा हूं तो समझ जाना अगले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी, अच्छा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है कम होती है, और दूसरी बात आपको बता दूं कि आप जिस चीज से देख पाते हो, जिस स्पेक्ट्रम जिस रीजन को आप विजिबल कर पाते हो, देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, वो बहुत छोटा सा है, समझ गया। तो स्पेक्ट्रम क्या है भैया, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग विद देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, डिस्टिंक्ट ग्रुप एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हर ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है अलग अलग। सबसे पहले आता है रेडियो वेव, ठीक है भैया, रेडियो वेव क्या होता है, तो भैया देखिए हमारे आसपास में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं या जिससे हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इसी वेव से होता है, ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे क्या होती है ज्यादा होती है, इसी का इस्तेमाल हम करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, स्पेस कम्युनिकेशन में, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम हायर एनर्जी वाली को, हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज कर सके, ठीक है भैया। तो लिखा हुआ दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब
शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो यहां से यहां तक होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज भी आपको रटना ही है। इसमें सोर्स क्या होता है, चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है भैया। और ठीक है, कंडक्टिंग वायर और ऑसिलेटिंग सर्किट। ऑसिलेटिंग सर्किट आपको पढ़ाओगे, ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो आपको ऑसिलेटिंग सर्किट समझ में आएगा, अब ये रट लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये दो प्रॉपर्टी शो करती है, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। अभी डिफ्रैक्शन आपको शायद नहीं पता होगा, बता देता हूं कि डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, बैंट हो जाती है। क्या होती है, बैंट होना और रिफ्रैक्ट होना, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को एक साथ लिंक मत करना, ठीक है। इनका यूज कहां पर होता है, तो भैया इनका यूज होता है रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन में, और ये पक्का याद कर लेना, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बढ़ रही है ध्यान रखना, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव की। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव दूसरे नंबर की वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इनकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है, यहां से यहां तक होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज आपको याद करनी है। सोर्स क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब के अंदर भी क्या होती है भैया, ये ऑरिजिनेट होते हैं। डिस्कवरी किसने की थी इसको, मार्कोनी ने 1895 में की थी। प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सारी प्रॉपर्टी लगभग शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब का शो कर देती है, ठीक है भैया। इसका इस्तेमाल कहाँ जाता है, इस्तेमाल ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल कहाँ है, रडार सिस्टम में, क्राफ्ट में, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इनकी एनर्जी अगर लो लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ को यूज करूंगा ना, थोड़ी दूर जाकर डेड होगी, वो भी खत्म हो जाती है, एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसकी एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो अपने टारगेट तक पहुंच ही जाती है, ठीक है। इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव जानते हो ना भैया, देखा होगा टीवी में, घर पे नहीं भी होगा तो टीवी में तो देखा ही होगा, ठीक है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ये वो रेडिएशन होती है जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। अगर किसी भी लाइट के स्पेक्ट्रम से ये हटा दिया जाए तो बिल्कुल गर्मी लगेगी, सब चीज क्या हुआ, चिल्ड हो जाएगा, खत्म, ठीक है। दीज रेडिएशंस आर लाइक क्लोज टू द लो फ्रीक्वेंसी, इनकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। लेकिन भैया आपको बता दूं, आप टीवी रिमोट वगैरह में देखोगे तो हल्की सी जो ग्लो होती है वो दिखती है, तो वो इंफ्रारेड ही होती है। लेकिन इसका मतलब क्या, वो दिखने लगी है, तो मतलब इंफ्रारेड विजिबल के बहुत पास में होता है। क्या होता है, विजिबल के बहुत पास में होता है, ठीक है भैया। और ये हीट जनरेट करती है, ठीक है, इन्हें थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं, ठीक है। सोर्स क्या होता है, हॉट बॉडी एंड मॉलिक्यूल्स, गर्म बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है वो यही होती है, ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हर्शल। विलियम हर्शल के बारे में बता दूं तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ठीक है, बहुत पहले की बात है, ठीक है भैया। और इनकी वजह से हमें पता लग पाया कि भैया हमारी गैलेक्सी के अलावा भी दूसरी गैलेक्सी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। यूज कहाँ पे होता है, रिमोट कंट्रोल टीवी वगैरह में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जहाँ पे गर्मी ठंडी ज्यादा पड़ती है तो वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी करते हैं इसका, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट में, मतलब जहाँ पे गर्मी चाहिए वहीं पे इसका यूज इस्तेमाल किया जाता है। विजिबल, जिससे हम देख पाते हैं, ठीक है भैया, इसके बगैर कुछ भी नहीं दिखता, काला पीला सब चलता है इसमें, ठीक है। इट इज द वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा पार्ट होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स विच द ह्यूमन रेटिना इज सेंसिटिव, जिसके लिए ह्यूमन रेटिना क्या होता है, सेंसिटिव होता है, बाकी और किसी को नहीं देख सकता। आप सुअर नहीं हो जो आप इंफ्रारेड को देख पाओ, ठीक है। जो जानवर होते हैं वो इंफ्रारेड भी देख लेते हैं, उनका रेटिना उसके लिए सेंसिटिव होता है, लेकिन हमारा रेटिना केवल इसके लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है, ठीक है। सोर्स क्या होता है, रेडिएटेड बाय एक्साइटेड, मतलब गर्म बॉडी से, ये भी गर्म बॉडी से ऑलमोस्ट निकलती है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, और ये सब सारे शो करती है। अच्छा, यूज बहुत कॉमन सा, आप सबको ही पता होगा, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास का जो भी क्षेत्र है उसकी इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। ये वाली रेडिएशन, ये नहीं होती तो कुछ भी नहीं पता। और कई सारी केमिकल रिएक्शन को इससे स्टार्ट किया था। यूवी रेडिएशन, ये जस्ट हमारे विजुअल के बाद होती है, ठीक है। इसकी एनर्जी विजुअल से थोड़ी ज्यादा होती है, और आपने यूवी को भी आप देख लेते हो लगभग, जब स्पार्क होता है ना, स्पार्क, स्पार्क में जो ब्लू कलर की लाइट निकलती है ना, तो वही क्या होती है, यूवी रेडिएशन होती है, ठीक है भैया। तो मतलब ये क्या हो, इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। बिकॉज द रीजन ऑफ द सन स्पेक्ट्रम हैव वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर देन द, वेवलेंथ इसकी क्या होती है, विजिबल से थोड़ी सी कम होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है, एंड कैन बी डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड द वॉयलेट, ठीक है, मतलब दिख जाता है आपको, ठीक है। सोर्स क्या होता है, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज, यहाँ पे स्पार्क वगैरह होता है ना, वहां से इसका सोर्स
ये उसका सोर्स होता है, ठीक है। और मरकरी वगैरह भी इसके सोर्स है। डिस्कवरी किसने की थी? रिल्टर ने की थी 1800 में। प्रॉपर्टी लिखी भैया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट फ्लोरोसेंट आयोनाइजेशन। देखिए आयोनाइजेशन समझे, क्योंकि एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, तो जब ये किसी भी आइटम से टकराती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? हटा देती है, और वो आइटम क्या होता है? आयोनाइज हो जाता है। ठीक है भैया। यूज क्या होता है? तो भैया फूड, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है तो इसलिए इनका फूड को प्रिजर्व करने के काम में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। स्टडी राइटिंग वगैरह जो भी है, ठीक है। ये देख लेना, फिंगरप्रिंट वगैरह जो होती है, जैसे इंफ्रारेड यूवी रे डालेंगे ना हम, तो सीआईडी देखा है? सीआईडी में डालते नहीं है टॉर्च, ब्लू कलर की होती है, इंफ्रारेड, तो उससे दिख जाता है। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को साफ करने का काम में आता है। आपने देखा आरओ विद यूवी, तो यही होता है, ठीक है। अब हो गया है, देख लेना पड़ेगा, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी पे इसका काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अगर काफी देर तक आप यू इसमें रहोगे तो आपकी स्किन पे टैनिंग भी हो जाएंगी, और दोबारा टैनिंग जानते हो ना, लड़की आती होगी, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बहुत ज्यादा टाइम तक अगर रहोगे तो आपको स्किन कैंसर होने की समस्या भी क्या होती है? हो जाती है इससे। एक्सरे, एक्सरे भैया सेकंड मोस्ट एनर्जेटिक बीम है, ठीक है भैया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास इसकी वेवलेंथ काफी कम होती है, और एनर्जी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या काफी ज्यादा होती है। यूज इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा यूज होता है इसका मेडिकल पर्पस में। हड्डी वड्डी टूटी है तो भैया एक्सरे के मशीन के नीचे लगा देते हैं। एक्सरे जब रेज आती है तो सारी पार्ट से पास हो जाती है, जहां पे टूटा हुआ पार्ट होता है केवल वहीं से पास हो पाती है। जहां से पास करके समझ लो वहां पे हड्डी क्या है? टूटी। ठीक है, ये सारी चीजें है, ये आपको याद करनी है, ठीक है भैया। तो इसमें कोई समझाने समझाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। सब याद करना आपको। सबसे खतरनाक रेडिएशन है जो बहुत रेयर मिलती है, ठीक है, गामा रेडिएशन। इससे ज्यादा एनर्जी किसी की भी नहीं होती। जहां तक हमारे नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होती है, गामा रेडिएशन की, ठीक है भैया। कह रहा है दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। मोस्ट पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कई कई मीटर मोटी स्टील की चद्दरों को फाड़ करके निकल जाती है, ठीक है भैया। और यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियोथेरेपी, कैंसर वैंसर का इलाज अगर कोई मर रहा हो ना, और कैंसर वैंसर ट्यूमर व्यूमर हो रखा है, तो वो छोटी मोटे वो वायरस जो होते हैं ना, वो छोटे मोटे रेडिएशन से नहीं मरते, उनको ये यूवी घुसेड़ना पड़ता है, तब जाके वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ट्यूमर वगैरह को साफ करने के लिए क्या आता है? मैन्युफैक्चर ऑफ द पॉलीथीन, पॉलीथीन में भी इसका मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, मुझे नहीं पता कहाँ पे आता है इसका, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर से, हाँ, इनका एमिशन का सोर्स होता है ब्लैक होल का मर्जर, सॉरी ब्लैक होल का मर्जर, न्यूट्रॉन स्टार का मर्जर, मर्जर मतलब मिलना, ठीक है। और या फिर ब्लैक होल जब कोई चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहां से जो रेडिएशन छोड़ता है वो यही वाली छोड़ता है, मतलब उसकी पोटी होती है एक तरह से ये गामा रे, ठीक है। और ठीक है, काफी ज्यादा एनर्जी होती है। और बस ये हो गया, ठीक है। इसको याद कर लेना सारी चीजों को। ये चैप्टर बहुत प्यारा था। चैप्टर की वेटेज है 2 नंबर की बोर्ड से, ठीक है भैया। हाँ, तो भैया 2 दिन का चैप्टर दो दो अब 5 नंबर का जाएगा क्या? दो चैप्टर खत्म हो गए, ठीक है भैया। इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस केवल आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।